का सुपर शनिवार है। आज बंगाल के सियासी मैदान में गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, जेपी नड्डा, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा होंगे। वहीं आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। सेकेंड फेज में बंगाल की 7 सीटों की जिन 142 सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहां तृणमूल कांग्रेस का होल्ड माना जाता है। और लगातार आप चर्चाओं में देख ही रहे हैं कि टीएमसी पहले फेज के मुकाबले दूसरे फेज को लेकर ज्यादा आश्वस्त रही है। इन जिलों में आने वाली 142 सीटों में से टीएमसी ने पिछली बार 123 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को केवल 18 सीटों पर कामयाबी मिली। इसलिए बीजेपी सेकेंड फेज में कैंपेन में ज्यादा ताकत लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी पूरी ताकत के साथ प्रचार कर रहे हैं। आज जिन जिलों में बीजेपी के नेता इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, वो ज्यादातर सीटें साउथ बंगाल की हैं। साउथ बंगाल की अगर बात करें तो इस रीजन में 107 विधानसभा सीटें हैं। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 89 सीटों पर इसी क्षेत्र में जीत हासिल की थी और बीजेपी के खाते में 18 सीटें आई थी। साउथ बंगाल की ये सीट जो हॉट सीट है, वो आपको बता दें, नादिया 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, हुगली, पूर्वी वर्धमान, नॉर्थ कोलकाता, साउथ कोलकाता, पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने रख दी है। और भवानीपुर का रण तो बड़ा भीषण है, जहां से ममता बनर्जी वर्सेस शुवेंदु अधिकारी सीधा मुकाबला है। तो ये सेकंड फेज का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने 2021 में ममता बनर्जी को नंदीग्राम में हराया था, जिसके बाद ममता भवानीपुर सीट से बाई इलेक्शन लड़कर विधानसभा पहुंची थी। और इस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव नहीं लड़ रही हैं। उनका पूरा फोकस भवानीपुर पर है और भवानीपुर में भी इलेक्शन कैंपेन की कमान अभी तक तो फिरहाद हाकिम, उनके जो करीबी हैं, वो उठा रहे थे। अब वो खुद पदयात्रा कर रही हैं। कोलकाता भवानीपुर सीट ममता बनर्जी 3 बार यहां से चुनाव जीत चुकी हैं। पिछली बार ममता बनर्जी ने सबसे ज्यादा 58,000 वोटों के अंतर से सीट निकाली थी, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है। अब सोशल बैलेंस पर हम बात करें, उससे पहले इन तस्वीरों पर जरा फोकस करें। ममता बनर्जी की ताकत ही सबसे बड़ी यह है कि वो पदयात्रा पर निकल जाती हैं अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरी ब्रिगेड के साथ। वो माहौल परिवर्तित करने की कोशिश करती है, लेकिन बीजेपी तो इस बार पूरे पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की बयार की बात कर रही है। अब आप सोशल बैलेंस जिसकी बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल का सोशल बैलेंस ये कहता है 42% यहां पर बंगाली हिंदू हैं और 34% गैर बंगाली हिंदू हैं। 24% यहां पर मुस्लिम आबादी है। अब कायस्थ वोटर की आबादी देखें तो 26.2% है। मारवाड़ी वोटर्स की संख्या यहां पे 10.4% है। तो अब आप गुजराती कहें, सिख वोटर कहें, नॉन बंगाली हिंदू वोटर कहें, यहां पर अच्छी खासी आबादी इन तमाम मतदाताओं की भी है। अब क्या फैक्टर काम करेगा इनके बीच, वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले एक बयान आपके सामने रख दें। भवानीपुर कितना बड़ा मुकाबला है अब की बार, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी आए? कोई मुकाबला नहीं है भवानीपुर में, कोई मुकाबला नहीं है। करीब 50,000 वोट से ममता दी जीतेगी। मैं जानता हूं जब बंगाल के जमीन क्या बोल रही है, हमको सूंघ में आता है। अमित शाह बंगाल के मट्टी नहीं जानता। फिरहाद हाकिम बंगाल के मट्टी से पैदा हुआ, बंगाल के मट्टी में राजनीति 50 साल कर रहा है। 2.5% वोटिंग है। कल 106 सीट तृणमूल का आ गया है और सेकेंड फेज में और 119 सीट आएगा, तब ये 235 सीट लेके तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। गृह मंत्री अमित शाह भवानीपुर में ममता बनर्जी के हार की भविष्यवाणी कर चुके हैं। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी के पक्ष में इतनी जबरदस्त लहर है कि शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को भवानीपुर से भी हरा देंगे। भवानीपुर में इनके खिलाफ काफी बड़ा आक्रोश है और भवानीपुर से हमारे वरिष्ठ नेता शुवेंदु दादा लड़ रहे हैं। हम निश्चित रूप से मानते हैं कि भवानीपुर सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, ये कोई क्लोज इलेक्शन का इलेक्शन है या लहर दिख रहा है? लहर है, बहुत बड़ी लहर। अब लहर वाले चुनाव की बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मैं भवानीपुर से ही चर्चा की शुरुआत करती हूं। अजीत जी, ये वो क्षेत्र है जहां पर गैर बंगाली हिंदू वोटर एक अच्छी आबादी में है। वो एक बड़ा फैक्टर है जो मानकर चल रहा है कि यहाँ का बिहारी, यहाँ का गुजराती, यहाँ का मारवाड़ी, यहाँ का नॉन बंगाली वोटर, ये तो बीजेपी का वोटर है।
हाँ, तो वो 34% है। आपने बताया कि वो 34% के करीब वो आबादी है जो नॉन बंगाली हिंदू है। तो नॉन बंगाली हिंदू बीजेपी का कोर वोट है, सिर्फ भवानीपुर में नहीं, पूरे बंगाल में जहां भी है। आप एकदम नॉर्थ से शुरू करिए, जहां चुनाव हो गया, एकदम उत्तर बंगाल के जिलों से लेकर के और दक्षिण बंगाल में एकदम नीचे तक, जो झारखंड से लगते इलाके हैं या जो बिहार से लगते इलाके हैं, जहां भी देखिए जो नॉन बंगाली है वो बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो ये 34% वोट तो एक बड़ा, हम ये मान सकते हैं कि उसमें भी ममता बनर्जी को मिलेगा, लेकिन हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी के कहेंगे तो वहां से शुरू करेगा, उतना वोट लेकर के शुरुआत करेगा। और ममता बनर्जी जो 24% मुस्लिम वोट है वो लेकर के शुरुआत करेंगे। ये तो इनका इसमें ज्यादातर वोट तो 10% का अभी मार्जिन है, 34 और 24। अभी मैं कैसे मान के उसमें ममता बनर्जी का ही वोट है जो गैर बांग्ला भाषी हिंदू है, और 42% बांग्ला भाषी जो हिंदू है वो एक बड़ा वोटर समूह है जो ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है, उनकी पार्टी को सपोर्ट करता है। बीजेपी के साथ उसकी एक जो चारित्रिक और सांस्कृतिक भिन्नता है वो पूरे प्रदेश में है, वहां वो दिखती है। लेकिन ये जो भद्रलोक है बंगाली की, साउथ बंगाल की सीट है ये भवानीपुर की, और इसमें जो गैर बांग्ला भाषी आबादी है उसमें बड़ी संख्या मारवाड़ी लोगों की है जो गुजरात और राजस्थान के हैं, या फिर उसमें सिख भी हैं, जैन भी बड़ी संख्या में है। तभी ये खबर आई थी कि ममता बनर्जी जैन मंदिरों में भी जा रही हैं, सिख गुरुद्वारे में भी जा रही हैं, सब कर रही हैं वो। उसमें वो कुछ डिवाइड करके कुछ वोट लेना चाह रही हैं। अगर बंगाली भद्रलोक में, जैसा आपने कहा कि उस 42% में अगर 26% कायस्थ है और नितिन नवीन वहां मेहनत कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। अभी राहुल सिन्हा को भी राज्यसभा भेजा भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी कायस्थ है। तो अगर हालांकि बंगाल के चुनाव में जाति के आधार पर इतना फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, इसके बावजूद अगर इस माइक्रो लेवल पर बीजेपी जा रही है कि उस वोट को जो बांग्ला भाषी हिंदू है उसमें भद्रलोक में अगर डेंट करना है ममता बनर्जी को, तो इसका मतलब कि बीजेपी एक तय करके चल रही है कि किसी तरह से ममता बनर्जी को घेरो, यहाँ उनको कम हराओ। यहाँ मैं साउथ 24 परगना की भी बात कर लेती हूँ, फिर राहुल जी आपके पास आती हूँ। भवानीपुर और साउथ 24 परगना दोनों पर बात होगी। दूसरे फेज में वोटिंग पर नजर यहाँ पर भी होगी। यहाँ बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दक्षिण 24 परगना जिले में 31 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 2021 में टीएमसी ने 30 और आईएसएफ ने 1 सीट जीती थी। बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। इस बार बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार इस जिले में सीट पर प्रचार कर रहे हैं। साउथ 24 परगना जिले की जाधवपुर सीट की बात कर लें, ये लाइमलाइट में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रैली की थी। आज अमित शाह यहां पर जनसभा रोड शो करने जा रहे हैं। जाधवपुर विधानसभा सीट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 2021 चुनाव में टीएमसी के देवव्रत मजूमदार यहां से चुनाव जीते थे। अब तक इस सीट पर हुए 15 चुनावों में 13 बार सीपीआईएम ने जीत दर्ज की है। 1987 से 2006 तक बुद्धदेव भट्टाचार्य यहां से जीते। 2011 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के मनीष गुप्ता ने बुद्धदेव भट्टाचार्य को हराया। इस चुनाव में बंगाल में बड़ा बदलाव हुआ और 34 सालों के बाद वाम मोर्चा की सत्ता का अंत हुआ। तो जाधवपुर कितना महत्वपूर्ण है, राहुल जी? चर्चा इस बात पर भी कि जाधवपुर से ही सत्ता के परिवर्तन की शुरुआत हुई थी। बीजेपी एक्सपेक्ट करिए कि अगर यहां से एक परिवर्तन आता है तो पूरे प्रदेश में परिवर्तन तय है। देखिए, सेकंड फेज की अगर हम बात करें, मैं पूरे सेकंड फेज की, जाधवपुर तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरे सेकंड फेज की अगर हम बात करें, और आपने साउथ 24 परगना की भी बात की, तो साउथ 24 परगना एक ऐसा इलाका है जहाँ पे डिलीशन ऑफ वोट्स बहुत ज़्यादा, 9 लाख से ज़्यादा डिलीशन ऑफ वोट्स हैं। उसका एक असर जो है वो दिखाई दे सकता है, क्योंकि जो वोटिंग वाले लोग हैं उसमें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि हमारा वोट गलत तरीके से कटा है, या फिर उस तरह का अगर कोई माहौल बनता है तो भी है। और दूसरी तरफ जो वोटिंग लिस्ट साफ भी हुई है उसका भी असर, ये भाई बहुत सारे लोग वहाँ पे हैं नहीं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तो वो भी असर दिखाई देगा। महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सारा इलाका ऐसा है जहाँ पर जो टीएमसी है इस पूरे सेकंड फेज में वो बहुत स्ट्रांगली सामने आई थी। अगर हम 142 सीटों की बात करें तो मेरे ख्याल से 123 और समथिंग इतनी सीटें जो जीती थी। अब बात आती है कि इन पूरे इलाकों में जो है वो बीजेपी के इनरोड्स कैसे होंगे। नेचुरली बीजेपी जो है वो ये मान रही है कि इतना सारा जो टीएमसी का सर्च था वो क्या रह पाएगा। बीजेपी अपनी कोशिश कर रही है और शायद उसमें काफ़ी सफलता भी प्राप्त हो, लेकिन सर भवानीपुर क्या बीजेपी निकाल लेगी? देखिए, भवानीपुर जो है ना वो बहुत उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आपने खुद ही बताया 20% से ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन, उसमें 40% जो है वो वोट कटे हैं। अच्छा। उस पॉपुलेशन में से 40% एफआईआर के तहत बहुत सारे नाम कटे हैं। 58 या ऐसे कुछ 58,000 से पिछली बार ममता बनर्जी जीती थी।
47,000 शायद वोट 51,000 वोट कटे इसमें। दरअसल कटे। 58,000 का वो जो मैं उनका एक वोट और- जितने का रिकॉर्ड था उतने ही आसपास उन वोट कटे भी हैं, तकरीबन दूसरा ये 60,000 के भी- आसपास। दूसरी बात ये जी। भी है कि आप अगर विधानसभा छोड़ दें और उसके बाद लोकसभा चुनाव में आ जाएं 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो 8 ऐसे असेंबली सेगमेंट्स जी। हैं जिसमें बीजेपी 8 में से 5 असेंबली सेगमेंट्स भवानीपुर के ऐसे हैं जहां पे बीजेपी लीड की थी, और जो अंतर था वो अगर उस देखे तो 8,000 पहुंच गया था, 8,000 कुछ पहुंच गया था। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ममता बनर्जी के लिए केक वॉक होगा। हाँ, स्ट्रांग सीट है उनके लिए, जी। उनके लिए मतलब एक सेफ सीट मानी जाती है, लेकिन बीजेपी का सर्ज भी वहां पे दिखाई देता है। दक्षिण 24 परगना जिले की एक और हॉट सीट है डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर विधानसभा सीट, जहां से अभिषेक बैनर्जी 2014 से लगातार सांसद है। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में यहां टीएमसी ने जीत दर्ज की है। मुस्लिम वोटर 39.50% है। अनुसूचित जाति की आबादी 20.19% है। राजनीतिक रूप से आप देखें तो इस सीट पर लंबे समय तक वामपंथ का दबदबा रहा। सीपीआईएम ने यहां कुल 9 बार जीत हासिल की, लेकिन 2011 के परिवर्तन के बाद से यहां पर राजनीतिक रंग पूरी तरह से टीएमसी का छाया रहा। 2011 में और 2016 में यहां से दीपक कुमार हल्दर ने टीएमसी के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच का है, और डायमंड हार्बर ऐसी सीट है, अभिषेक बैनर्जी ऐसे चेहरे हैं जो आप जानते हैं कि ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 चेहरा उन्हीं का है। मैं हावड़ा सीट की भी बात कर लूं, फिर डायमंड हार्बर और हावड़ा दोनों पर बात हो जाएगी। हावड़ा जिला भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहां पर भी टीएमसी का एक छत्र राज है। हावड़ा जिले में 16 विधानसभा सीटें हैं और सभी सीटों पर टीएमसी का कब्जा है। जिलों की तीनों लोकसभा सीट भी टीएमसी के ही पास है। अब बीजेपी ऐसे में हावड़ा की 16 सीटों का ये जो चैलेंज है उसके लिए बड़ा मुश्किल है। अजीत जी, हावड़ा और डायमंड हार्बर दोनों सबसे ज्यादा चुनौती, सबसे ज्यादा तीखा वार अगर किसी ने किया है तो वो अभिषेक बैनर्जी हैं। बिल्कुल, अभी 2 जिलों की बात की आपने, हावड़ा दिखाया और दक्षिण 24 परगना दिखाया। एक की 31 सीट और दूसरी की 16 सीट, और इसमें से इस 34, इस 31 और 16, 47 सीट में से बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है। जो एक सीट है वो इंडियन सेकुलर फ्रंट को गई थी, जो आईएसएफ को गई थी, जो वो फुरफुरा शरीफ वालों की पार्टी थी, और वही एक पूरा अपोजिशन एक सीट जीत पाया था वो, और बाकी सारी सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। इस इलाके में अभी भी बीजेपी के लिए इतनी टफ लड़ाई है। ये जो एसआईआर में वोट कटे हैं वो एक एडवांटेज जरूर बीजेपी को दे सकता है, थोड़ा बहुत एडवांटेज, लेकिन इस एडवांटेज को हम लोग इस तरह से समझें अगर कि ये ऐसे इलाके हैं ना, जैसे मान लीजिए ये दोनों तो यहाँ मुस्लिम आबादी भी ठीक ठाक पर्याप्त संख्या में है, और बाहर से जो आए बांग्लादेश से लोग, वो बांग्लादेश के मुसलमान भी, बांग्लादेश से आए दलित भी, बांग्लादेश से आए ब्राह्मण भी, वो इन जिलों में लेकिन सर्कल में एक रिसर्च पढ़ रही थी कि जो दलित आपने कहा, वो दलित आबादी बीजेपी के साथ ज्यादा अपने आप को जोड़ पाती है। वही जोड़ती है ना, मथुआ जो है, नाम शूद्र जिनको बोलते हैं, कोच राजवंशी जिनका इलाका निकल गया जहां चुनाव हो गया ऊपर उत्तर बंगाल में, उसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी दलित आबादी है वो नाम शूद्र है, मथुआ है, और उनका कंसंट्रेशन इसी राउंड में है, सेकेंड राउंड में नदिया में, और नदिया के ठीक नीचे आपको उत्तर 24 परगना में, और उसके नीचे थोड़ा बहुत दक्षिण 24 परगना। यहाँ ब्राह्मण भी हैं जो बांग्लादेश से आए 1971 में, मुसलमान भी आए। जाहिर है सीए के बाद तो उनका भी झुकाव बीजेपी की तरफ होगा था, लेकिन इस पर जो नाम कटे हैं एसआईआर में, उसमें मथुआ समाज के लोगों के बहुत नाम कटे हैं, हिंदू ब्राह्मणों के भी नाम बहुत कटे हैं इसमें। तो ये एक डिसएडवांटेज का फैक्टर इस नाते है कि बहुत नाम कटे, सबसे ज्यादा सीटें फर्स्ट फेज में ज्यादा थी, नाम सेकंड फेज में ज्यादा कटे हैं। और नाम कटने का एक डिसएडवांटेज ये है, अब हम लोग जरा एक बड़ी तस्वीर पर बात कर रहे हैं कि जैसे 27 लाख जो नाम कटे हैं ना, तार्किक विसंगति के आधार पर जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में कटे हैं, उसमें हम रिपोर्ट देख रहे थे कि एक परिवार के 5 लोग हैं, उसमें एक आदमी का नाम कट गया, 4 आदमी का है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एसआईआर में पिछली बार सबके नाम थे, मैपिंग हुई है, उसके बावजूद एक आदमी का नाम कट गया, 4 आदमी का है। अब वो 4 आदमी जो वोट देने जाएगा, वो उसका गुस्सा किसके प्रति निकलेगा? में एक का जो वोट नहीं है वो आएगा, किसको विलन मांगने का, उसको उसकी नाराजगी तो एक होगी जो प्रकट हो सकता है चुनाव में। तो ये एक डिसएडवांटेज है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर दक्षिण 24 परगना में 30,000 के करीब नाम कटे हैं, वो एक एडवांटेज होना चाहिए था, लेकिन उस अंदाज में पूरा आप जो बात कह रहे हैं उससे मैं ये समझ पा रही हूँ कि एसआईआर का कुछ क्षेत्रों में अगर एडवांटेज दिखाई दे रहा है तो कुछ एरिया ऐसे भी है जहां पर डिसएडवांटेज भी दिखाई दे रहा है। ये मैं समझ पा रही हूँ। सेकंड फेज में ही है ये इलाका, नदिया में, उत्तर 24 परगना में, हुगली में, हावड़ा में, दक्षिण 24 परगना में भी, ये जिन जिलों में अभी चुनाव जैसे डायमंड हार्बर की आपने बात की, मतलब डायमंड हार्बर में पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें मेरे ख्याल से 60 कुछ % जो वोट शेयर है वो अभिषेक बैनर्जी ने लिया।
बिल्कुल लोकसभा ठीक। चुनाव में। तो एक स्ट्रांग सीट है हावड़ा में भी, अगर आप देखेंगे तो हावड़ा के पूरी जो सीटें जिला हैं पूरा उसमें सही वो जबरदस्त तरीके से लेकिन अगर सर मैं TMC का। बीजेपी की ही बात को मानो, अगर उन्हीं के थ्योरी पर हम चले, अगर ये लहर वाला चुनाव है तब तो बड़े बड़े किले ढह जाते हैं। हमें देखना ये होगा कि 4 तारीख को क्या होता है। लेकिन मैं सेकंड फेज की ओवरऑल पिक्चर में कोलकाता की भी तस्वीर आपको दिखा देती हूँ। कोलकाता में 11 विधानसभा सीट आती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में 11 में से 11 सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। कोलकाता पोर्ट सीट पर टीएमसी कैंडिडेट ने 68,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। भवानीपुर में भी टीएमसी ने 28,000 से ज्यादा वोटों से बाजी मारी थी, जहां बाद में उपचुनाव में ममता बनर्जी ने जीत दर्ज की। रासबिहारी सीट से बात करें तो यहां पर भी टीएमसी कैंडिडेट 21,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे। आप इस बात पर थोड़ा सा फोकस करें कि यहां पर भी जो मार्जिन है वो कहीं 20,000 का, कहीं 21,000 का है। बालीगंज सीट पर तो टीएमसी उम्मीदवार 75,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे थे। चौरंगी और बेलिया घाटा की बात करें, 45,000 और 67,000 से ज्यादा के मार्जिन से टीएमसी के नेता चुनाव जीते। एंटली विधानसभा सीट से ममता बनर्जी के कैंडिडेट 58,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर पाए और वो पूरी लिस्ट आपके सामने है। अब देखिए, जहां पर मार्जिन ही 70,000 का, 75,000 का, 21,000 का, 20,000 का, इतना बड़ा मार्जिन हो, मैं तो ये कहती हूं कि जहां पर भी राहुल जी 12 से 20,000 का मार्जिन, अगर टीएमसी इतने बड़े मार्जिन से चुनाव जीती हो, वहां पर बीजेपी के लिए स्कोप किन कारणों की वजह से हो सकता है? सनातन का मुद्दा चल सकता है, बाबरी का मुद्दा चल सकता है, विकास का मुद्दा चल सकता है, परिवर्तन का, क्या मुद्दे काम करेंगे यहां पर? देखिए, 2-3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट इन चुनावों में हमने देखे कि बाहर से बहुत ज्यादा लोग जो हैं, जो बंगाल में मतलब कि वहाँ के बंगाल, वेस्ट बंगाल के सिटीजन है और बाहर मतलब बाकी देश में आके काम कर रहे थे, वो बहुत तादाद में वापस गए हैं, बहुत तादाद में। और वो इस कारण गए, उनको लगता था कि हमारा वोट कट जाएगा, हमारा नाम कट जाएगा, हमारी सिटीजनशिप चली जाएगी, हमारे को वहां पे ममता बनर्जी का वोट जा रहा था या वो बीजेपी का वोट जा रहा था? ऐसे लोग जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से गए हैं। लेकिन हिंदू आबादी भी मेरी बहुत बात बड़ी सुनिए, वहां मैं 2 पहुंची है। चीजें बोल रहा हूँ। अल्पसंख्यक समुदाय से जो लोग यहां से बाकी जगहों से वहां गए हैं, वो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं वोट ऐड करेंगे। लेकिन बाकी समुदाय जो है, जो यहां बाकी प्रदेशों से गया है और वहां पर उन्होंने अगर अच्छा काम बीजेपी का देखा है, तो नेचुरली वो असर कहीं ना कहीं आपको उनके वोटिंग पैटर्न में दिखाई देगा। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर जो एक माहौल है, एक चीज ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि इस पूरे फेज में, इस जो सेकंड फेज है, इसमें बीजेपी के लिए ज्यादा चुनौती है। उसमें कोई दो राय नहीं, मार्जिन इतना बड़ा है। बिल्कुल बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है कि वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि पिछला फेज, फर्स्ट फेज जो है, उसमें बीजेपी एडवांटेज में थी, क्योंकि नॉर्थ बंगाल का इलाका था, जंगल महल का इलाका था, जहां पे वो बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो इस फेज में कैसा